Question number 32, first part. Explain briefly with the help of a label diagram the basic principle of the working of an AC generator. In an AC generator, coil of N turns and area A is rotated at angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Derive an expression for the instantaneous value of the EMF induced in coil. What is the source of energy generation in this device? So, 32 first. The principle of AC generator is whenever it is the electromagnetic induction, and according to this, whenever there is change in magnetic flux linked through a coil, then induced EMF is produced and hence induced current. Now, the AC generator consists of the U-shaped strong magnet having cylindrical poles. So you have here the coil, that is the armature coil, which is made of enameled wire. There are number of turns, that is number of turns already given in N, so a large number of turns are there, and here it is slip ring, and another slip ring is over here, and here these are the carbon brushes, and now it will go to the outer circuit. So here it is the U-shaped strong magnet having radial field. It is the armature coil. इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ऐसे वो दिखाया नहीं है, और ये फाइनली जो है टर्न्स आए हैं. इसके अंदर क्या है कि एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल आती है इस तरह से, ये ऐसे टर्मिनल, ताकि वो आपस में टकराए नहीं. तो इस तरह से ये ऐसे घूमेंगे ये. तो दिस वे यू हैव टू शो ओनली द लेवल्ड डायग्राम. यहाँ पर जो आपका है, यहाँ कोर होती है, तो इसमें आप लिखेंगे कोर है, ये आर्मेचर कॉइल, दिस इज यू शेप्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, these are the slip rings, these are the carbon brushes, ये कार्बन ब्रशेस है, ये आउटर सर्किट हो गया. हम बल्ब लगा लीजिए, कोई भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, वो हाथ जाएगा. तो दिस वे दिस इज द डायग्राम. एंड नाउ ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग कैसे है उसको समझते हैं. तो फॉर वर्किंग वी विल हैव द कॉइल दिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. आप ये समझ लीजिए कि जो मैं कॉइल ऐसे कार्डबोर्ड से बनाया है ये, तो ये अगर आप समझें, इसको कॉइल समझें, तो पहले क्या है, यहाँ पर दिस इज द कॉइल प्लेस दिस वे, दिस इज ए बी सी एंड डी. ये इस तरह से नहीं है, ऐसे है. ये आपको दिखाने का, ऐसे दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं. ये भी, ये जो ए और बी पोर्शन है वो इस तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ वो इधर है. अब इसमें जब मैग्नेटिक लाइन फोर्स जा रही है तो एंगल कितना है एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेयर द एरिया इज दिस साइड. सो दिस टाइम थीटा इज 0 डिग्री. अब ये आप देखें, यहाँ ये कौन सा पोर्शन है, ए बी, और ये कौन सा है, सी डी. जो बोर्ड की तरफ है वो सी डी है, जो मेरी तरफ है वो ए बी है. अब इसको मैंने घुमाया इतना, कितना डिग्री घुमाया, 90 डिग्री. तो अब उसका डायग्राम, अब इसको अगर मान लीजिए, अगर ऐसे समझने के लिए है, इसको प्लेन नहीं दिखाने के लिए, अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करके देते हैं ऐसे, तो दिस इज ए बी सी डी, ये टिल्टेड है, और ये ऐसा वाला जो इसको जो है हमने ऐसे बना के दिया है. तो एम में है तो ये वाला ये बन जाएगा. तो ये अब स्थिति कैसे आ रही है, देखिए ये यहां पर ये आ जाएगा. अब
अब यहाँ पर क्या आया, C यहाँ गया, D यहाँ गया, A यहाँ गया, B यहाँ गया। सो दिस इज थीटा 90 डिग्री, दिस इज थीटा 0 डिग्री। अब इसके बाद इसने क्या करना है, घूमना है इधर, तो फिर यही स्थिति बनेगी, लेकिन कौन आएगा, ए बी की जगह सी डी आ जाएगा। तो अब इसको हम फिर दोबारा ऐसे बना देंगे, ये, बट हियर इट इज सी डी एंड दिस विल बी ए और बी। ये देखिए, फिर से देख लेंगे, ये पहले हमारे पास ए बी बाहर की तरफ था, ऐसे जैसे ये पलट के गया तो सी डी यहाँ गया और ए बी यहाँ चला गया। अब ये फिर इधर आ रहा है, तो बाहर की तरफ क्या है, सी डी है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर ए बी चला गया। तो हियर थीटा इज 180, 90 देन 180। अब इसके बाद इसको फिर इधर जाना है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम रब कर देते हैं इधर, क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ए बी फिर आ जाएगा। तो दिस इज ए बी और ये सी और डी, ये आया, और फिर ये अपनी वापस स्थिति में आ जाएगा। देखिए, शुरू में ए बी इस तरफ था मेरी तरफ और सी डी अंदर था, तो ये फिर इसी तरह से आ जाएगा, ए बी और सी और डी। एक बार फिर से देखिए, सो हियर इट इज थीटा इज 270 डिग्री एंड हियर थीटा इज 360 डिग्री और यू कैन से 0 डिग्री। अब देखिए, ये फिर से देख लेंगे, ये इस तरह से ए बी मेरी तरफ है, सी डी अंदर की तरफ है, क्लियर हो गया, ये सी डी है, इधर ये ए बी है, इसको घुमाया 90 डिग्री, तो ये ऐसे आ गया, तो सी डी, सी यहाँ, सी डी इस तरफ आया और ए बी इस तरफ आ गया। इसको फिर हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो सी डी मेरी तरफ आ गया, ये इससे सी डी आ गया, इधर ए बी हो गया। उसके बाद फिर यानी 180 डिग्री घूम गए, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो 180 डिग्री घूम गया। अब इसके बाद इसको एक और घुमाएंगे, तो क्या हो गया, ए बी इस तरफ आ गया और सी डी यहाँ आ गया ऐसे, तो ये 270 डिग्री। अब इसके बाद दोबारा वापस घुमाएंगे पुनः, तो ये इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, ए बी मेरी तरफ और सी डी अंदर की तरफ, तो ये 360 यानी ओरिजिनल पे आ गया। तो इस तरह से जो है क्या होगा, जब यहां पर 0 डिग्री था तो इनिशियली फ्लक्स वाज 510, और जब ये 90 डिग्री आया, बी डॉट ए, तो बी cos 0 मीन्स मैक्सिमम, सो दैट वाज द बी ए। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, तो cos 90 विल बिकम 0, तो यहां पर फ्लक्स है बी ए, यहां पर फ्लक्स है 0, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, माइनस बी ए, उससे इंड्यूस हो गया। फिर इसके बाद 0 से कहां चला गया, अब इधर हो गया, तो एरिया थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, तो cos 180 इज माइनस, सो हियर इट इज माइनस बी ए। सो हियर क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स इज माइनस बी ए माइनस 0, दैट इज अगेन माइनस बी ए। ये चेंज इन फ्लक्स आया डेल्टा 5, तो अगेन इंड्यूस विल डेवलप। नाउ ये 270 पे आ गया, 270 इज अगेन 0, तो यहां पर फ्लक्स फिर हो गया 0, और 0 से जो डिफरेंस आएगा दैट विल बिकम 0 माइनस माइनस बी ए, दैट विल बी प्लस बी ए, तो करंट आ जाएगा। उसके बाद इसको बी ए से 0 से फिर यहाँ क्या आ गया, फिर 0 पे आ गया, तो फिर क्या फ्लक्स आ गया बी ए, तो डिफरेंट क्या होगा बी ए। तो यानी क्या हुआ, पहले फ्लक्स नेगेटिव हुआ, यहां भी नेगेटिव था, और ई आई क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, इधर हुआ ये ऐसे हो गया, और इधर से ये क्या होगा प्लस था, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये पूरा ईएमएफ जो है आपको ये मिल जाएगा, साइकिल पूरा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये कॉइल है बेसिकली जो समझाया, ये घूमती है जैसे, तो इसमें फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि फ्लक्स हमारा अभी मैं थ्योरी भी कराऊंगा, तो फ्लक्स हमारा क्या होता है बी डॉट ए,
दैट इज बी ए कॉस थीटा। अभी हम थीटा से कर रहे हैं, ओमेगा से बात करेंगे जो सेकंड पार्ट इसका है। तो इनिशियली हमने ये कहा ऐसा रखा हुआ है और ये कार्डबोर्ड से इसीलिए बनाया तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो ये इनिशियली ऐसा रखा है, ए बी पोर्शन मेरी तरफ है, सी डी पोर्शन बोर्ड की तरफ है। तो इसको शो हम ऐसे, क्योंकि टू डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन फिगर को हम 2 डायमेंशन दिखा रहे तो ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद जब 90 डिग्री घूमेगा तो इस साइड में सी डी आ जाएगा, इस साइड में बी आ जाएगा। तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया। तो इनिशियली यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट है ना, बी ए कॉस 0। तो कॉस 0 वैल्यू 1 होती है तो बी ए हो गया। जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा तो वो बी ए कॉस 90 हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स हो गया माइनस बी ए। अब यहाँ से जब इसको फिर वापस इधर लाएंगे तो ये सी डी मेरी तरफ हो गया और ए बी बोर्ड की तरफ हो गया, ये फ्लक्स आ गया। यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री हो गया। एरिया जो है जो पहले इधर था वो अब इस तरफ हो गया एरिया, ये देखिए इस तरफ हो गया एरिया। तो इसमें अगर हम देखें कि cos 180 डिग्री माइनस होता है 1, तो वो माइनस बी ए हो गया। चेंज इन फ्लक्स अगर देखेंगे तो माइनस बी ए माइनस 0 दैट इज माइनस बी ए। अब ये फिर दोबारा इधर घूम गया तो ये ए बी यहाँ पर आ जाएगा और सी डी यहाँ आ जाएगा और ये 270 डिग्री। जब बी ए कॉस 270 डिग्री करेंगे तो 0 हो जाएगा और चेंज इन फ्लक्स क्या 0 माइनस बी ए हो जाएगा, प्लस बी ए आ जाएगा। और फिर ये अपना इनिशियल स्टेज पे वही आएगा, ए बी मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ। तो यानी 360 डिग्री या इनिशियली 0 डिग्री पे आ गया वापस। तो वो cos 360 बोलो चाहे cos 0 बोलो, वो 1 होगा। तो ये b आ गया। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स दैट इज बी ए माइनस 0 दैट इज b आएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू। अब e की वैल्यू अगर हम निकालें हैं तो e इक्वल क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी का मतलब इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ भी क्या है प्लस है, तो ये आ गया। और ये डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम से नीचे की तरफ आ रहा है, ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ से इंक्रीज करता हुआ गया होगा, ये मैक्सिमम वहां पहुंचा। ऐसे फिर यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव साइड में माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव साइड में ये इंक्रीज करता जाएगा इधर, और फिर अगेन नेगेटिव साइड से वापस डिक्रीज करता हुआ वापस आ जाएगा। तो ये पूरा साइकिल आपको ईएमएफ का मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट इसका जो दिया है उसको देखते हैं। Now question number 32 or part, the second A, with the help of a diagram explain the principle of a device which changes a low AC voltage into a high voltage. Deduce the expression for the ratio of the secondary voltage to the primary voltage in terms of the ratio of the number of turns of the primary and secondary windings. For an ideal transformer, obtain the ratio of the primary and the secondary currents in terms of the ratio of the voltages in secondary and primary coils. Part B, write any two sources of the energy losses which occur in actual transformers. C, a step-up transformer converts a low input voltage into a high output voltage. Does it violate law of conservation of energy? Explain. So 32 or part. So 32 part 2A, with the help of diagram. So this device which alters or which changes the low voltage AC voltage into high voltage voltage or high voltage to low voltage, although it is not asked here but for your information. So that device is known as the transformer. So here we'll have ये लेमिनेटेड सीट्स हैं, वो डिस्कस भी करूंगा क्यों लेमिनेटेड होती हैं। तो यहां पर क्या है, प्राइमरी कॉइल, दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल।
So with the help of a diagram, explain the principle of a device which changes low AC voltage into high AC voltage. So this is the transformer. First the device पता करना है. And the principle of the transformer is mutual induction. That is, whenever a varying current is passed through a coil, that is the primary coil, then induced EMF is produced in the secondary coil, that is the neighboring coil, that is the secondary coil, and hence induced current. So this is the basic principle. Now we have to find the expression for the ratio of the secondary voltage to the primary voltage in terms of the ratio of the number of turns of primary and secondary. So here for an ideal transformer, P input equals to P output. So here EP IP equals to ES IS. So that means this ES upon EP will be equals to IP upon IS. And we know the flux in the primary equals to number of turns in primary into B into A. एरिया फिक्स है कॉइल का, जो भी एरिया होगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो बनी रहा है, एंड इन द सेकेंडरी दैट विल बी NS BA, दैट इज this area into magnetic field. So we know that E is directly proportional to N d phi by dt. ये तो रूल है हमारा. So here we can have EP will be equals to NP d phi by dt and ES will be equals to NS d phi by dt, and we need the ratio of the primary current to the secondary current. So IP upon IS is equal to ES upon EP. So here ES upon EP equals to NS upon NP. So here it will be NS upon NP. So IP upon IS is equal to NS upon NP. The desired ratio is this. According to this, we can have decide the nature of the transformer. जानकारी के लिए है, ये इसको पहले समझ लीजिए. ये बहुत सारे लिमिटेड कोर हैं जिनके ऊपर हमने किया है, और ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है. ये कॉइल हमारी प्राइमरी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है NP, और यहाँ कॉइल है सेकेंडरी जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है NS. प्रिंसिपल आपको बता दिया. इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन. Means whenever varying current is passed through a coil, that is the primary coil, then induced EMF and hence induced current is produced in the neighboring coil, that is the secondary coil. And in case of the ideal transformer, the P input is already equal to P output. So P is equal to VI होता है, तो EP into IP is equal to ES into IS. So ES upon EP will be equal to IP upon IS, and the flux produced in the primary due to the flow of the current will be NP into area into magnetic field. Then phi S will be equal to the number of turns in the secondary into area of the coil, and B, since the area of secondary and primary says as well as the magnetic field is same, so we know E is equal to minus d phi by dt, or you can say E is equal to proportional to N d phi by dt. So EP will be proportional to EP will be equal to NP d phi by dt, and ES will be equal to NS d phi by dt. Finding the ratio of ES to EP, that is NS upon NP, because we know IP by S we need ES upon EP. That's why the ratio is ES upon EP is found out here, that is NS upon NP. Therefore IP upon IS is equal to EP, ES upon EP, that is equal to NS upon NP. So IP upon IS is equal to NS upon NP. So here the desired ratio of the primary current to the secondary current has been obtained. Now the B part.
in this case we can decide if it is greater than, if ns is greater than np, that means the transformer ratio is greater than 1, so it is called step up transformer. And if it is ns is less than np, that means the transformer ratio is less than 1, then it is a step down transformer. So 32 or B part, write any two sources of energy losses which occur in actual transformer. So energy losses, number one is the magnetic field leakage. जो कॉइल हमने बताया था यहाँ पर कि इस प्राइमरी कॉइल में से सारा का सारा जो है वो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर जाएगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज लीकेज विल बी देयर, लॉस हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस वो बाहर निकल जाएंगे. हाउ टू मिनिमाइज इट, इसको मिनिमाइज कैसे सकते हैं? दिस इज कॉल्ड द कोर टाइप. देन वी कैन यूज ए शेल टाइप. यहां पर कॉइल जो है यही लगेगी, प्राइमरी सेकेंडरी. तो वट एवर द फ्लक्स चेंज इज टेकिंग प्लेस और द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी, that will be also linked with the secondary. So this is shell type. Using shell type transformer we can minimize this loss. The second loss we can have eddy current losses. So eddy current losses में क्या है कि ये जो कोर होती है, whenever there is change in magnetic flux, so the induced EMF is developed within the core, and due to which the free electrons start revolving in circular paths and constitute eddy currents. These will oppose the initial current, primary current, due to which the energy loss is taking place. To minimize that, we can have laminated core like this. इसको कट कर दो यहाँ से, अब ये क्या होगा, यहाँ घूम नहीं पाएगा तो कम हो जाएगा. और दूसरी आपने क्या करना है, ऐसे करना है. एक तो ये ऐसा हो, दूसरी वाली को ऐसा लगाइए. इसी को ऐसे नहीं लगाना, दूसरी वाले को ऐसे लगा करके यहां से आप ऐसा लगाइए. ये एक सी इस तरह से, दूसरा सी इस तरह से लगाए. और साथ में क्या करना है कि इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना है. अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में तो फिर एडी करंट यहाँ डेवलप हो जाएंगी. तो इसको क्या करना, इंसुलेट भी करना है. तो वार्निश में इनको डिप करके फिर रख दीजिए. उससे दो फायदे होते हैं. एक तो यहाँ पर ये चिपक जाते हैं, स्लिप करने का डर खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट. और दूसरा जो है क्या, इंसुलेशन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से क्या होगा, द सेकंड इज द एडी करंट लॉसेस. दो ही लिखना है बट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ताकि आप जो भी याद रख सकते हैं. देन हिस्टेरिसिस लॉस. हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस में क्या है कि जो इस ट्रांसफॉर्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट से चलता है तो नंबर ऑफ साइकिल्स बनते हैं करंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने के. तो ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, द कर्व ऑफ दिस BI curve is like this. So during one complete cycle, how much energy is lost? That is the area of this BI cycle, hysteresis loop. So how we can minimize it? So we can minimize it by selecting the material of the core in such a manner that which will have the least area, the curve which will have the least area, and for that it is soft iron. Soft iron. You can take soft iron core. तो उससे हमारा ये मिनिमाइज हो जाएगा. तीसरा ये हो गया, राइट. सो चौथा हमारा है कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसेस मींस यहां पर लॉस ऑफ द कॉपर इज नॉट देयर. इट इज बिकॉज ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स. ये जो वाइंडिंग आपने लगाई हैं ये बहुत सारी लंबी तार हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इट कंट्रीब्यूट्स. और जब इसका रेजिस्टेंस होगा तो द एनर्जी लॉस I² R will take place in these coils.
So this, due to this also we the transformer losses takes place. तो ये इस तरह से आपको जो भी ध्यान रहे उनको आप लिख लेंगे. Then we'll go for the C part. Then C part, a step-up transformer converts a low input voltage into a high output voltage. Does it violate law of conservation of energy? Explain. No, it does not violate, because in this case the P input equals to P output. So Vp Ip equals to Vs Is. So Vs upon Vp equals to Ip upon Is. So when Vs is greater than Vp, that means this Ip is greater than Is. So whenever the voltage is increased, the current in the secondary decreases, keeping the power constant, due to which the input power energy as well as the output energy is same. It is in case of the ideal transformer. In case of the real transformer, it is not 100% efficient. So that time neta is not equal to 100%. So that time the output power will be always less than the input power. So there is no violation of the conservation of energy as far as the ideal transformer is concerned. So voltage is stepped up, but the current becomes low, due to which the product remains same.